हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही हो। जेई मेन एडवांस नीट की एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं। तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है। अब टाइम है अच्छे से रिवीजन करने का। तो मैं अशोक आज से आपके लिए रेगुलर बेसिस पे केमिस्ट्री की क्लास लूँगा। मेरे इन नोट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम चैप्टर पूरा होने के बाद में एक डाउट क्लास भी रखेंगे जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। सो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे पहले टॉपिक पे, और उसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। जब दो सिमिलर एटम एक साथ जुड़े हों, मतलब मैं इनकी बात करूं, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है क्योंकि ये दोनों एटम ही सिमिलर है। तो यहां पे एक नॉन पोलर, इन दोनों के बीच में जो भी बॉन्ड होता है उसको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और जब दो डिसिमिलर एटम एक दूसरे से जुड़े हों, मतलब कार्बन के साथ एक्स, एक्स का मतलब हैलोजन ग्रुप, जहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अपन कुछ भी ले सकते हैं, ये जुड़े हों तो फ्लोरीन की, यहाँ पे एक्स की या फ्लोरीन की, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं तो नेगेटिव आया है। इलेक्ट्रॉन हेलोजन ग्रुप ने लिए हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव आया है। और लिए क्यों है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होती है, तो इसलिए कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये तो बात रही। तो इन इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ये बॉन्ड होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब इनमें पोलैरिटी पाई जाती है, एक पे पार्शियल पॉजिटिव है, एक पे पार्शियल नेगेटिव है, ये पोलैरिटी कहलाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम पहले नोट नंबर 1 लिखते हैं कि इंडक्टिव, नोट नंबर 1 है कि इंडक्टिव इफेक्ट की इंटेंसिटी घटने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है सोर्स के एटम्स से डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ। दोबारा देखना, इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेज एज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एटम्स इंक्रीजेज। मतलब मान लीजिए C1, C2, C3, C4, C5 और इस तरीके से कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पर इस यहां से ज्यादा खींच नहीं पाएगा क्योंकि ये ज्यादा दूर है, ये कार्बन C2। इसी प्रकार C3 और भी ज्यादा दूर है, C4 और भी ज्यादा दूर है, और C5 और भी ज्यादा दूर है। तो अपन करते क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर और भी थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये डेल लिखने का मतलब है पार्शियल चार्ज दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये नोट नंबर 1 हुआ। नोट नंबर 2, यह एक परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट क्यों है? क्योंकि इस पे एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए ना, तो वो
हटने नहीं है, वो फिर से उस पहले वाली पोजीशन में आएंगे नहीं। और साथ में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से। एरो मैंने बता दिया है ये ऊपर कि यहां पे एरो लगाया है। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 ये है कि इसके 2 टाइप्स हैं। पहला है प्लस आई, दूसरा है माइनस आई। अब प्लस आई क्या होगा? प्लस आई, आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्लस आई में वो ग्रुप होंगे या वो एटम होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेलिंग या रिलीजिंग करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिपेलिंग और रिलीजिंग एटम और ग्रुप, इनमें कौन कौन से, इसमें अपन ऑर्डर देखें इसका, तो इसमें सबसे पहले ऑर्डर आता है 3 डिग्री एल्केन्स का, उसके बाद में 2 डिग्री एल्केन, उसके बाद में 1 डिग्री, उसके बाद में मिथाइल ग्रुप, उसके बाद में हाइड्रोजन। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, ये इसका ऑर्डर रहता है। इस ऑर्डर को अच्छे से याद कर लेना। इससे मैं ये मान के चलूं कि एल्काइल ग्रुप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये बात याद कर लेना क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये काम आनी है ये बात। दूसरी अपन बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में क्या क्या है, कौन से ग्रुप आते हैं माइनस आई इफेक्ट में? वो आते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिंग और विड्रोविंग। विड्रोविंग ग्रुप है वो माइनस आई में होता है। अब बात करें माइनस आई में कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं, उसमें सबसे पहले आता है NR3। आर का मतलब एल्किल ग्रुप है, यहां पे CH3 भी आ सकता है, C2H5 भी आ सकता है। सबसे ज्यादा NR3 ग्रुप, फिर NO2, फिर SO2R, फिर CN, फिर COH, फिर FCl, Br, I, OR, COR, OH, C6H5, CH, इसको वाइनिल बोलते हैं, ये वाइनिल है, और हाइड्रोजन। तो ये सभी एटम या ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो ये तो बात कर ली अपन ने प्लस आई और माइनस आई ग्रुप की बात। अब अपन करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस इंडक्टिव इफेक्ट का फर्क क्या पड़ता है, तो अपन उसी पे चर्चा करेंगे आगे, और यही इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने बताए हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये सभी अच्छे से थोड़ा सा देख लेना, और इनको ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे, क्योंकि इनका यूज बार बार आता रहेगा। अपन जब पता चलेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, SN1 SN2 किस हिसाब से है ये बताना है, कौन सा किसकी तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स ये बताना है, कि कौन खींचेगा ये बताना है। तो ये सभी बताने के लिए अपन इनका ही यूज करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट का क्या यूज है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। मतलब एक सेंटेंस बोलता हूं कि CH3Cl मतलब मिथाइल क्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव है CH4 मतलब मेथेन से। क्यों?
क्योंकि CH3Cl में एक Cl ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है। ये हेलोजन ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करने के साथ ही इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। इस एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब, और CH4 में कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पाया जाता है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम रहती है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर की बात करें अपन, ऑर्डर की बात करें तो 3 डिग्री सबसे पहले आता है, फिर 2 डिग्री, एक्स यहां पे फिर से हेलोजन ग्रुप की तरफ ही बोल रहा हूं मैं, और लास्ट में CH3Cl। 3 डिग्री ये तो पता है ना आपको, 3 डिग्री मतलब जहां पे हाइड्रोजन्स पाए नहीं जाते हैं और अन्य कोई 3 ग्रुप पाए जाते हैं कार्बन पे, तो वो 3 डिग्री होते हैं। 2 डिग्री जहां पे 2 ग्रुप अलग होते हैं हाइड्रोजन से, वो 2 डिग्री होता है। 1 डिग्री में केवल एक ग्रुप हाइड्रोजन से अलग होता है, तो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये मिथाइल ग्रुप है। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा। अब रिजल्ट नंबर 2 की बात करते हैं। रिजल्ट नंबर 2 की बात करते हैं, उसमें आता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है, डाइपोल मोमेंट भी बढ़ता है। I प्रोपोर्शनल हो जाएगा डाइपोल मोमेंट के। कैसे? ये प्रैक्टिकल से पता चला कि CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है CH3Br से, और उसका ज्यादा है CH3I से। अब फिर पता लगा है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि क्योंकि Cl की इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, जैसे कि हमने पीछे देखा है। यहां पे देखिए, Cl का इंडक्टिव इफेक्ट -I इफेक्ट ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा है। अपन यहाँ पे फ्लोरीन की बात क्यों नहीं करते हैं? फ्लोरीन की इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि यह बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ऑर्गेनिक में इतना ज्यादा यूज होना नहीं है इसका। तो अपन बाकी के हेलोजन ग्रुप में जो भी आते हैं एलिमेंट्स, उनकी ज्यादा बात करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट पे ये फर्क पड़ता है कि सीधा सीधा इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाएगा, जिसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा उसका ही डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा। रिजल्ट नंबर 3 की बात करते हैं। रिजल्ट नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एसिडिटी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। मतलब क्या हुआ? पहली बात तो यह है कि एसिड होता क्या है? एसिड होता है H+ रिलीज करने को एसिड बोलते हैं। H+ देता है एसिड, तो H+ अच्छे से कैसे देगा? H+ अच्छे से तब देगा कोई भी ग्रुप जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स देने वाले ग्रुप्स कम होंगे। मतलब ये 3 अपन ने एलिमेंट्स लिए, तो इसमें क्या है, HCOH फॉर्मिक एसिड में क्या है कि ये H+ अच्छे से दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि इसको अब इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हो जाएगी, ये अच्छे से दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है कि CH3Cl का +I इफेक्ट लगता है,
प्लस आई इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो कार्बन के पास और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो ये H प्लस देने में थोड़ी सी हिचकिचाहट करेगा, हेजिटेशन लेगा। और उसके बाद में CH3CH2, इस ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट और भी ज्यादा होता है, तो ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देगा, और भी ज्यादा देगा, तो यहां से H प्लस रिलीज होने की संभावना और भी कम है। मतलब मैं ये कहूं कि इनका एसिडिटी ऑर्डर बताओ, तो मैं ये कहूंगा कि फॉर्मिक एसिड की सबसे ज्यादा है, उसके बाद में एसिटिक एसिड, उसके बाद में ऐसे। तो यही बात है कि इंडक्टिव इफेक्ट का एसिडिटी पे, एसिड की स्ट्रेंथ पे ये इफेक्ट पड़ता है। अब एक बहुत ही अच्छा नोट लिखना, नोट है स्ट्रोंगर इज एसिड वीकर इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। मतलब जो एसिड स्ट्रोंग है ना, उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। मतलब मैं ये मान के चलूं कि ये अपना एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ये एसिडिटी का ऑर्डर है, तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है F माइनस। ये वीक, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट वीक बेस बन जाएगा। तो यहाँ पे, और इसके बाद में Br का, और उसके बाद में Cl का, और सबसे अच्छा बेस बन जाएगा फ्लोरीन का, क्योंकि ये HF का कॉन्जुगेट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें कौन आगे रहेगा, किसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी नेगेटिव चार्ज के साथ है वो उल्टा बिहेव करता है। मतलब HI की एसिडिटी ज्यादा है, तो आयोडीन आयन है उसकी एसिडिटी सबसे कम होगी, और उसकी एसिडिटी सबसे कम होगी, बेसिसिटी सबसे कम होगी। अब क्या है कि आइसोमेरिक कार्बोक्सिलिक, अब अपन बात करते हैं। अपन ने यहां पे पढ़ लिया एक नॉर्मल एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, प्लस आई इफेक्ट का। अब अपन ने बात कर लिया कि आइसोमेरिक कार्बोक्सिलिक एसिड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, प्लस आई इफेक्ट का। तो मैं ऐसे मान के चलूं कि ब्रांचिंग अगर बढ़ जाएगी ना, तो एसिडिटी कम होने लग जाती है। ब्रांचिंग कैसे, CH3CH2CH2COH की एसिडिटी ज्यादा होगी, CH3CH2CH CH3COH CH3CH3COH। तो यहां पे ब्रांचिंग ज्यादा है, ये देखो आप, ब्रांचिंग ज्यादा है तो एसिडिटी कम हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि आइसोमेरिक कार्बोक्सिलिक एसिड में जब ब्रांचिंग ज्यादा हो जाती है, कहीं पे भी ब्रांचिंग यदि ज्यादा हो गई, तो आप वो वीक एसिड बन जाएगा, और ब्रांचिंग यहां पे कम है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। तो ये नोट नंबर 2 आपने देख लिया। फिर नोट नंबर 3 है, नोट नंबर 3 की बात करते हैं कि -I एलिमेंट्स इंक्रीज करता है एसिडिक नेचर को, और +I एलिमेंट्स डिक्रीज करता है एसिडिक नेचर को। मतलब -I यदि बढ़ेगा तो एसिड नेचर भी बढ़ेगा, और +I बढ़ेगा तो एसिड नेचर कम हो जाएगा और बेसिक नेचर
बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर अपन बात करें, मतलब माइनस आई इफेक्ट FCH2COH, यहाँ पे ClCH2COH, BrCH2COH ये है। तो मैं ये बात करूं कि इसमें एसिडिटी की ऑर्डर क्या हो रही है। अब मुझे पता है कि FCl और Br माइनस आई इफेक्ट के हैं। माइनस आई इफेक्ट यदि बढ़ रहा है तो F की सबसे ज्यादा है, बढ़ रहा है तो इसका एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगा। F के बाद में Cl का एसिडिक नेचर है तो इस एलिमेंट का भी एसिडिक नेचर इसके बाद में हो जाएगा, और Br के साथ जुड़े हुए का भी उसके बाद में हो जाएगा। इसी प्रकार CCl3COH, CHCl2COH, CH2ClCOH, मतलब यहाँ पे Cl 3 है, क्लोरीन यहाँ पे 3 है, तो इसका एसिडिक नेचर और ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो थोड़ा कम हो जाएगा, 1 है तो थोड़ा और कम हो जाएगा, क्योंकि इफेक्ट तो इनसे ही पड़ना है ना, क्योंकि ये माइनस आई ग्रुप में है। माइनस आई ग्रुप में है तो इफेक्ट तो इनसे ही पड़ना है, हाइड्रोजन से इफेक्ट नहीं पड़ना ना। तो ये अपना पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 ये है कि आई इफेक्ट डिक्रीज होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की डिस्टेंस, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ डिस्टेंस जिस हिसाब से बढ़ती जाती है तो आई इफेक्ट कम होता है। मतलब आई इफेक्ट कम हो जाता है डिस्टेंस जिस हिसाब से बढ़ती जाती है। मतलब समझाता हूं, CH3 CH2 CH Cl COH, CH3 CH Cl CH2 COH, CH2 Cl CH2 CH2 COH ये है। तो यहां पे Cl देखिए, यहां पे जो अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके एकदम पास में है, उसके एकदम पास में है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत अच्छे से पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा दूर है तो थोड़ा कम पड़ेगा, यहाँ पे और भी दूर है तो यहाँ पे और भी कम पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब है यहाँ सबसे ज्यादा पास में है तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर भी दिखाएगा ये, और इसके बाद में इसका एसिडिक नेचर और उसके बाद में इसका एसिडिक है। तो ये इसका ऑर्डर रहेगा। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 है, मैं एक रिएक्शन जो अपनी काइनेटिक एनर्जी में पढ़ते हैं अपन, यहां पे मैं बस लिख रहा हूं, समझेंगे अपन उस चैप्टर में। इसका pK माइनस log K, मतलब अब मैं बता देता हूं कि K यदि ज्यादा होता है ना, K वैल्यूज होती है, ठीक है, तो ये ज्यादा हो जाती है तो एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा। ठीक है, और अपन ने देख लिया K और pK में नेगेटिव साइन है, मतलब K इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा pKa के, और K प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक नेचर के। अब अपन के पास क्वेश्चन आएगा कि 2-4 Ka की वैल्यू दे दी और उसके हिसाब से अपन को बताना है कि किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है, तो अपन जिसका Ka ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा बता देंगे। अपन को क्वेश्चन दे दिया pKa की वैल्यू ज्यादा दे दी, तो जिसकी pKa की वैल्यू सबसे कम है वो एसिडिक नेचर ज्यादा देगा। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना है, ये दोनों चीज काम में आएंगी अपने आगे। पॉइंट नंबर 5 हो गया। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6 है कि पीरियडिक टेबल में क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, और अप से डाउन जाते हैं तब भी एसिडिक नेचर बढ़ता है। मतलब समझाऊं मैं, एग्जांपल देखिए कि HF H2O NH3 और CH4। HF
अपन लेफ्ट से राइट गए, फ्लोरीन आया, तो HF बहुत जल्दी F दे देगा, बहुत जल्दी हाइड्रोजन दे देगा। उसके बाद में H2O देगा, उसके बाद में NH3, उसके बाद में CH4। तो अपन ये ऑर्डर याद रखेंगे। और जब अप से डाउन जाते हैं तब भी एसिडिक नेचर बढ़ता है। मतलब मैं ऐसे कह दूं H2SE, H2S और H2O, ये अपना एसिडिक नेचर का ऑर्डर रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड का एसिडिक नेचर ज्यादा होगा डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड का ज्यादा होगा सिंगल बॉन्ड से। क्यों ऐसे कहते हैं कि जब इसमें यहां पे sp है, हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे sp2 है, यहां पे sp3 है, तो यहां पे जो s है उसका परसेंटेज कितना है? 50% है, क्योंकि s 50% p का, 50% s का। यहां पे s परसेंटेज कितना है? यहाँ पे 33% है, यहाँ पे s, यहाँ पे 25% है। तो जिस हिसाब से s का परसेंटेज गिरता जाता है ना, वो उतना ही कम एसिडिक होता जाता है। तो इसका परसेंटेज ज्यादा है तो ये एसिडिक भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इस चीज को याद रखना है। अपन को क्वेश्चंस में आएगा कि ट्रिपल बॉन्ड, कभी कभी अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा रखें या कम रखें। ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा? क्योंकि इसमें एस परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात करूं कि एस परसेंटेज एसिडिटी के प्रोपोर्शनल होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने अभी तक रिजल्ट देखे हैं 3, ये तीसरे रिजल्ट में 7 पॉइंट थे। अब रिजल्ट चौथा देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं। तो उसमें है स्ट्रेंथ ऑफ बेसेज। जब प्लस आई इफेक्ट, इसमें बताता हूं कि जब प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है ना, तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस भी बढ़ती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है तो बेस एसिडिक बढ़ता है। तो सेम उसका उल्टा होना है ना, ये प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो बेस बढ़ेगा। मतलब मैं क्या कहूं कि अब प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है? मैंने अभी अभी आपको बताया कि CH3 में 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है, तो उसका बेस भी सबसे ज्यादा होगा। अब एक अपन चीज अच्छी सी बात नोट करेंगे। यदि R इक्वस टू NH-CH3 मिथाइल ग्रुप हो, R मिथाइल ग्रुप हो, R2NH एमीन के साथ RNH2, R3N और NH3, मतलब 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और NH3। यदि CH3 ग्रुप जुड़ा हो तो बेसिडिटी का ये ऑर्डर रहेगा। किसका? बेसिसिटी का। समझ में आया? और यदि RC2H5 हो, इथाइल ग्रुप हो, तो क्या ऑर्डर रहेगा? तब ऑर्डर रहेगा 2, 3, 1 NH3। अब ऐसे याद रख लेना कि यहां कार्बन बढ़े हैं तो यहां पे 231 बना है, इनसे बनाना 231। यहां पे कार्बन कम है तो 213 बना है, तो 231 बड़ा है ना, कार्बन बड़े हैं तो 231 भी बड़ा है। तो इस तरीके से याद रखना, स्टार्ट होना है 2 से। 2 डिग्री हमेशा बेस में ज्यादा रहेगा, उसके बाद में 3 डिग्री। ये ओनली इस ग्रुप के लिए, वरना तो बेसिक में कार्बन के अपन बात करें तो वहां पे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ही होता है। पर अपन नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा हो तब इस प्रकार से बेस को दिखाते हैं, और ओनली केवल इन्हीं 2 एल्किल ग्रुप के लिए। ये तो रहा गाइड्स अपना इंडक्टिव इफेक्ट। कल मैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट भी पढ़ाऊंगा। और आप लोग को जो भी डाउट है वो मेरे से टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पेज पे पूछ सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि प्लस आई इफेक्ट
और माइनस आई इफेक्ट के पहले तो जो भी ग्रुप हैं वो अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक में उनका यूज होना है। और मैंने ये बता दिया कि ऑर्गेनिक का ये इफेक्ट, आई इफेक्ट क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है ऑर्गेनिक में, क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, वो मैंने आपको बता दें। एसिड नेचर को किस प्रकार से अफेक्ट करता है, बेसिक नेचर को किस प्रकार से अफेक्ट करता है, पीए पीके क्या है, पीएस के ज्यादा होगा तो किसकी एसिड नेचर ज्यादा होगा या कम होगा, वो मैंने आपको सबको बता दिया है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे एसिडिटी कम होने लग जाती है, ये भी बता दिया मैंने आपको। और यदि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जितना पास जुड़ा हो वो ज्यादा एसिडिक नेचर दिखाता है। पीरियडिक टेबल के अपन लेफ्ट से राइट जाते हैं एसिडिक नेचर बढ़ता है, अप से डाउन जाते हैं एसिडिक नेचर बढ़ता है। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, ये भी मैंने आपको बताया है और अच्छे से बताया। डाइपोल मोमेंट बढ़ता है, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है तो डाइपोल मोमेंट भी बढ़ता है। तो मैंने पूरा आज इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सब कुछ बता दिया आपको। तो गाइज आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए हो। जो भी डाउट है आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पेज पे पूछ सकते हैं। हम पूरा चैप्टर क्लियर होने के बाद में एक डाउट सेशन क्लास रखेंगे और उसमें जो भी आपके डाउट होंगे और मैं भी एक्स्ट्रा जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो करवा दूंगा, ताकि आपके पूरे चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट नहीं रहे। ओके, थैंक यू गाइज।